ट्रेडर्स अभी आपके सामने 15 मिनट का निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने खोला है, आप कोई भी चार्ट कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चार्ट खोलते हैं, उसके प्राइस के बिहेवियर को समझते हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्राइसेस होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर प्राइस जो है वो बार बार रिएक्ट कर रहा होता है। वहां से आपको मार्केट घूमता हुआ नजर आता है, वहां पे आपको टॉप या बॉटम बनता हुआ नजर आता है। तो आखिर हमारे पास ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है या फिर कौन सा ऐसा मेथड है जिसको यूज करके हम मार्केट के इन टॉप और बॉटम्स को, इन लेवल्स को पकड़ सकते हैं और इन लेवल्स को हम ट्रेड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये वीडियो बहुत दिन से डिमांड की गई थी आप लोगों के द्वारा, तो फाइनली मुझे टाइम मिला है, मैं इस पर वीडियो बना दे रहा हूं अभी फिलहाल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इन लेवल्स को ट्रेड कैसे करना होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आप लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हो, जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, जिसको सप्लाई डिमांड भी कहा जाता है। आखिर इनको ड्रॉ कैसे किया जाता है, और ड्रॉ करने से भी ज्यादा जरूरी है कि इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ये चीजें मार्केट में क्यों काम करती है, मार्केट कुछ स्पेसिफिक लेवल से ही अपने रिएक्शंस क्यों देता है। इन सारी चीजों की डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कंप्लीट वीडियो में बनाने की हमेशा कोशिश करता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि इसे एंटरटेनमेंट वीडियो ना लेके लर्निंग वीडियो रहेगी। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लेवल्स के बारे में कुछ की कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर लेवल्स बनते क्यों हैं, आखिर मार्केट में रिएक्शंस आते क्यों। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है ना, आपको सप्लाई एंड डिमांड के फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में मूवमेंट क्यों होती है, क्या ये कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है कि प्राइसेस मूव क्यों करते हैं, आखिर कोई चीज ऊपर या नीचे क्यों जाती है? क्योंकि देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में हमेशा जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं ना, और जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे जा रहे हैं, मतलब कोई है मार्केट में जो 100 कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है, जब तक खरीदने और बेचने वाले बराबर ना हो ना, तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो हम ट्रेड कर रहे होते हैं ना मार्केट में शेयर्स की, तो बायर्स और सेलर्स हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर और नीचे क्यों जाता है, उसको समझने के लिए एक बेसिक सा प्रिंसिपल है जो रियल लाइफ में भी लागू होता है, वो है सप्लाई एंड डिमांड का प्रिंसिपल। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा आपके हिसाब से? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक इलाका है, एक शहर है, जिसमें मैं अकेले खेती करता हूँ गेहूं की। गेहूं मतलब वीट होता है, तो गेहूं की खेती मैं करता हूँ, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं 100 किलो गेहूं की खेती करता हूँ, और जो 100 किलो गेहूं थे वो 10 लोग हैं उस शहर में जो इसको कंज्यूम करते हैं। तो 10 पीपल है, 100 केजी गेहूं बनता है, जो भी अपने हिसाब से खरीद लेता है। ये था, ये इस साल की बात थी। अगले साल क्या हुआ, मेरे पास तो जमीन उतनी ही है, जो मेरा प्रोडक्शन था वो इतना ही हुआ, लेकिन इस शहर में 5 लोग और एक्स्ट्रा आ गए। तो अगले साल 100 किलो गेहूं पर हमारे पास यहाँ पे 15 लोग थे जो इस गेहूं को खरीदना चाह रहे थे। अब इस गेहूं की क्वांटिटी नहीं बढ़ी, गेहूं उतना ही है, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ गई है क्योंकि लोग बढ़ गए। तो अगर मैंने पिछले साल यहाँ पे आप मान लो 1 रुपीज पर केजी अगर गेहूं सेल किया है, तो इस बार मैं 2 रुपीज पर केजी बेच सकता हूँ, 1.5 रुपए पर किलो बेच सकता हूँ गेहूं को, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है, मेरे पास कम है, खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। तो कभी भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है ना, तो उसके प्राइसेस अपने आप बढ़ने लगते हैं। अगर किसी स्टॉक को बहुत सारे लोग खरीदना चाह रहे हैं, देखो नंबर ऑफ ट्रेड तो इक्वल होगा, नंबर ऑफ बायर नंबर ऑफ सेलर्स इक्वल ही होंगे, बट बहुत सारे लोग अगर खरीदना चाह रहे हैं या फिर थोड़ा एग्रेसिवली खरीदना चाह रहे हैं कि यार तुम किसी भी भाव में दो, मैं तो खरीदूंगा ही खरीदूंगा, मुझे खरीदना है, तो अगर ये डिमांड जनरेट होती है तो वहां से प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं। जहां भी डिमांड जनरेट होती है वहां से प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि पिछले साल मैंने यहाँ पे 100 किलो गेहूं यहाँ पे प्रोड्यूस किया था और 10 लोगों ने मिलकर 100 किलो गेहूं खरीद लिया था। तो मुझे लगा कि यार मेरा गेहूं का बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है, एक काम करता हूं, मैं एक्सपेंशन करता हूं। तो अगले साल मैंने मेहनत करी और जमीन बढ़ाई और मैंने 200 किलो गेहूं जो है वो प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन मैंने गलती ये कर दी कि मैंने लोगों को असेस नहीं करा, और इस बार भी जो खरीदने वाले लोग थे वो 10 ही थे, तो इन्होंने मेरा गेहूं खरीदा ही नहीं। तो मैंने ज्यादा गेहूं तो बना दिया, यहाँ पे मैंने ज्यादा मार्केट में सप्लाई डाल दी, बट खरीदने वाले लोग थे नहीं वहां पे ज्यादा। तो इसीलिए मुझे अपने गेहूं को सस्ता करके बेचना पड़े ताकि मेरा सारा गेहूं बिक जाए और मुझे यहाँ पे घाटा ना सहना पड़े। तो अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई आ जाती है या किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है तो उसके प्राइसेस यहाँ पे गिरने लगते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमने ये समझी कि अगर यहाँ से प्राइस फॉल किया है,
इसका क्लियर मतलब ये है कि यहाँ पर लोग जो थे वो सेल करने के लिए ज़्यादा इच्छुक थे और कोई बाई करने के लिए एग्रेसिवली रेडी नहीं था। मतलब मार्केट में एक सप्लाई जो थी वो क्रिएट हुई थी, और अगर किसी जगह से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं इस जगह से, तो ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई डिमांड जो है वो जनरेट हुई है जिस कारण से प्राइस ऊपर जा रहा है। अब लेवल्स को समझने के लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सप्लाई डिमांड का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी होता है। तो जिस लेवल से, अब मैं बार बार लेवल वर्ड यूज करता हूं, लेकिन लेवल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो डिवीजन मैं आपको समझा रहा हूं। जिस भी लेवल से मार्केट में यहाँ पे सप्लाई आती है, सप्लाई मतलब सेलिंग, सप्लाई का सिंपल मतलब क्या, जिस भी लेवल से मार्केट गिरना स्टार्ट किया उसको हम एक रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। अब वो रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं या फिर इसका नाम रेजिस्टेंस क्यों पड़ा है अभी बताता हूं। और जिस लेवल से डिमांड जनरेट होता है, जिस भी प्राइस से मार्केट में डिमांड जनरेशन स्टार्ट हुई, या फिर जहां से आप सिंपल भाषा में कहो बाइंग स्टार्ट हुई, उसको हम यहाँ पे एक सपोर्ट कहते हैं। अब इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों कहा जाता है, आखिर ये नाम इसका क्यों रखा गया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल है, मार्केट काफी तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था, यहाँ पे एक प्राइस को हिट किया गया, कोई भी रैंडम प्राइस है, अभी वैसे आप देखोगे तो 23,800 का लेवल है, कोई भी XYZ आप प्राइस मान लीजिए। जैसे इस प्राइस पे आया, आपको मार्केट हल्का ऊपर जाता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है, मतलब इस प्राइस के आसपास आके मार्केट में एक डिमांड जनरेट हुई है, मार्केट में एक बाइंग जनरेट, तो ये वाला लेवल हमारे लिए बन जाता है सपोर्ट। सपोर्ट किसके लिए बनता है, प्राइस के लिए बनता है। तो देखिए दोबारा जब प्राइस इस लेवल के आसपास आता है तो यहीं से जो सपोर्ट है वो क्रिएट होता है, जो सपोर्ट है वो एक्टिवेट होता है और प्राइस आपको दोबारा ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो प्राइस के लिए वो सपोर्ट का काम करता है, उसी डायरेक्शन में इसको ऊपर ले जाना। और सिमिलरली जो नीचे गिरते टाइम सेलिंग के टाइम होता है वो रेजिस्टेंस होता है, कि अगर मार्केट यहाँ से एक बार फॉल कर गया तो दोबारा अगर उस लेवल पे जाएगा तो यहाँ पर उसको दिक्कत महसूस होगी, रेजिस्टेंस फील होगा और ऊपर जाने के लिए, और वो यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। कुछ लोग इसे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स भी कह देते हैं सिंपल भाषा में, लेकिन मैं इनको लेवल्स कहना प्रेफर करता हूं। मैं इनको लेवल्स कहना क्यों प्रेफर करता हूं उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप प्लीज ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले। अभी आपको लग रहा होगा कि चीजें थोड़ी बिखरी बिखरी लग रही है ना, चीजें बिखरी नहीं है, मुझे कहीं से तो शुरुआत करनी थी ना, तो मैंने सोचा बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, बाद में सारे जो तार है वो आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। आप बस चुपचाप वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अब इनको हम लेवल्स इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि प्राइस का एक बड़ा ही अजीब बिहेवियर होता है कि जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस में चेंज हो सकते हैं, और जो हमारे रेजिस्टेंस हैं वो सपोर्ट में चेंज हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि पोलैरिटी जो है वो बदल जाती है। कैसे होता है एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा था और ये 200 की प्राइस थी। 200 के प्राइस पे जब भी मार्केट जाता था वहां से एक सेलिंग क्रिएट होती थी, मार्केट नीचे गिर जाता था। ठीक है, ऐसा 4-5 बार हुआ, लेकिन जब 6वीं 7वीं बार मार्केट लेवल के पास गया तो कुछ सिचुएशन बदल गई, फंडामेंटली कुछ सिचुएशन बदल गई। फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है FTS, ठीक है, वो FTS कंपनी नॉर्मल कारोबार कर रही थी, जैसे ही यहाँ पे 200 लेवल के आसपास पहुंची, एक न्यूज आया कि FTS कंपनी अपनी एक नई फैक्ट्री खोलने वाली है जिससे उनका बिजनेस 2 गुना बढ़ जाएगा। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। तो अब लोगों में इसकी डिमांड बढ़ गई कि यार ये तो बढ़िया कंपनी है, इसकी ग्रोथ होने वाली है, चलो इसको खरीदते हैं। और डिमांड बढ़ने के कारण ये जो प्राइसेस थे वो ऊपर की तरफ चले गए। तो अब तक ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। क्यों रेजिस्टेंस का काम कर रहा था? क्योंकि प्राइसेस इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। बट जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, अब जब मार्केट दोबारा इस लेवल्स के आसपास आएगा तो यहां पर ये सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर क्यों सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये तो आप एक फैक्ट बता रहे हो, बट क्यों सपोर्ट की तरह काम करेगा उसका जवाब अगले सेक्शन में ढूंढेंगे, लेकिन अभी आप इसको समझ। तो एक रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है जब तक कि उसका ब्रेकडाउन ना हो। मतलब फिर अगर मार्केट इसके नीचे आ गया ना तो फिर से ये रेजिस्टेंस बन जाए। तो अगर कोई भी, ये मेरे पास इंपॉर्टेंट प्राइस है, इंपॉर्टेंट प्राइस को हम कह देते हैं लेवल, ठीक है। अगर जो प्राइस है या मार्केट जो है वो लेवल के ऊपर चल रहा है, अगर मार्केट लेवल के ऊपर है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट जो है वो लेवल्स के नीचे है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बस आपको ये सिंपल चीज याद करके रखनी है। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज कि आखिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्यों बदल रहा है और सपोर्ट रेजिस्टेंस हो क्यों रहा है उसको समझ। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि मेरे पास एक ये लेवल है, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव समझाने वाला हूं, सप्लाई डिमांड से थोड़ा हट। आप ये मान के चलिए कि जब भी मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है ना, तो वो ऑपरेटर हो या स्मार्ट मनी हो, उसको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है वो बड़ा मूवमेंट क्रिएट करने। तो मार्केट इतनी आसानी से तो मूव नहीं करेगा, हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए उन्हें मार्केट में लगाने पड़ते हैं, तब जाके मार्केट में कोई मूवमेंट आती है। तो एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं
कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ये कोई भी एक रैंडम प्राइस है जहां से मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो ये जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो जरूर किसी ऑपरेटर ने यहाँ पैसा लगाया होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ऑपरेटर का नाम है चिंटू, तो ये चिंटू कोई ऑपरेटर है, उसने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है, तब जाके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब आप सोचो मार्केट में हमेशा बाइंग तो होगी नहीं, सेलिंग भी होगी। मान लो ऊपर से कोई सेल कर रहा है, कोई भी रैंडम, उसका नाम नहीं लेते हैं, बट चिंटू ने यहाँ पे बाइंग करी, मार्केट थोड़ा ऊपर गया। अभी तक चिंटू ने एग्जिट नहीं किया। चिंटू का जो टारगेट है वो आप मान लीजिए 400 का है, ठीक है, लेकिन अभी ये जो लेवल पहुंचा है केवल 200 का पहुंचा है, तो मार्केट फिर हल्का फुल्का नीचे आ गया। अब जब मार्केट वापस चिंटू के बाइंग लेवल पे आ गया तो चिंटू को सोचना पड़ेगा। चिंटू को क्या सोचना पड़ेगा कि क्या मैं यहाँ पे गिव अप कर दूं, क्योंकि उसने यहाँ पे पैसा लगाया। अगर इससे मार्केट और नीचे जाने लगा ना तो चिंटू को लॉस होने लगे। तो चिंटू अपने से सवाल पूछेगा कि क्या मुझे अपनी पोजीशन को डिफेंड करना है, मतलब क्या अभी भी मैं मार्केट को 400 तक लेके जा सकता हूं, क्या मेरे पास इतने पैसे बचे हैं, क्या मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस कन्विक्शन बचा है। अगर उसे लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे डिफेंड करना चाहिए, मार्केट वापस ऊपर से जाएगा, तो इस जगह मान लीजिए चिंटू ने यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए की बाइंग करी थी, तो यहाँ पे वापस वो 500 करोड़ रुपए की बाइंग करेगा और मार्केट को वापस से ऊपर ले जाने की कोशिश करे। अगर इस बार जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर नहीं आया तो इसको टारगेट अपना अचीव हो जाएगा। तो जहां पर भी मार्केट में बड़ा पैसा लगता है, द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ही, जहां पे मार्केट का बड़ा पैसा लगता है किसी भी ऑपरेटर का, वो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पर भी बड़ा पैसा लग रहा है वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो बड़ा पैसा कहां लग रहा है अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इज जहां पे पैसा लगा वो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर मार्केट उसके ऊपर है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर मार्केट उस लेवल के नीचे है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर आप ये बातें समझ जाएंगे ना तो आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि बाकी मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे लेवल्स को फाइंड करने का जो टेक्निक बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मानिए यहाँ पे मार्केट आया था और मार्केट काफी धीरे हो गया था, ये चीज आप नोटिस करना कि यहाँ पहुंच के मार्केट काफी स्लो हो गया था, लेकिन जैसे ही मार्केट इस जगह पे आता है वापस से जो सेलिंग है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो इतना तेजी से मार्केट को गिराने के लिए जरूर किसी चिंटू मिंटू ने यहाँ पे अपना पैसा लगाया होगा, बड़ा पैसा लगाया होगा। तो देखो वापस से जब मार्केट उनके लेवल पे आया तो वापस से उन्होंने इस चीज को बेचा है और मार्केट यहाँ से आपको नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है समझना कि जहां पैसा लगा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर वहां से मार्केट में रिएक्शन मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, ये आपको मान के चलना हो। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ये बिना कॉन्सेप्ट समझे अगर मैं आपको डायरेक्ट चीजें दे दूं ना, आपको नहीं बढ़िया भी नहीं लगेगा, मजा भी नहीं आएगा। और ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ हमेशा 19-20 चलता है, कोई ना आज तक 100% सही हुआ है, ना ही कोई 100% गलत हुआ है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता रहता है तो कभी चीजें डेविएट होती हैं, कुछ अंतर आता है, कुछ चीजें बदलती है, तो भी आप समझ जाओगे कि यार मुझे मेन चीज तो पता है ना, जहां पैसा लगा वो इंपॉर्टेंट लेवल है, एक काम करता हूँ ये काम नहीं कर रहा तो यहाँ ट्राई करके देखता हूँ, तो आप वो चेंजेस कर लोगे और आप बढ़िया ट्रेडर बन सकते हो। चलिए अब प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से होते हैं और आपको कैसे ड्रॉ करना। जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेवल्स हमारे पास होते हैं वो होता है स्विंग हाई एंड लो। स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर अचानक से मार्केट किसी एक प्राइस को हिट करके नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं स्विंग हाई। इसको स्विंग हाई कहा जाता है, या फिर आप नॉर्मल स्विंग कह लो, हाई कह लो, जो भी कह लो, ये हमारे पास एक स्विंग हाई का लेवल है। मतलब जहां पर भी मार्केट में वर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है, कॉर्नर का फॉर्मेशन होता है, उसको हम स्विंग्स कहते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास स्विंग हाई हो गया। इसको आप सेलर का स्विंग भी कह सकते हो कि यहाँ पे किसी ने बेचने की कोशिश करी है, तो जनरली ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, बट अगर एक बार इसका ब्रेकआउट हो जाए तो ये सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा, वो बात आपको मालूम है। तो दिस लेवल वर्क्स एज अ रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर आप ऑपोजिट साइड में देखोगे कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था और अचानक फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, तो यहाँ जरूर किसी ने बाय की होगी, तो इसको हम मतलब इसको स्विंग लो कहते हैं। इसको आप बायर्स का स्विंग भी कह सकते हो, स्विंग लो भी कह सकते हो, और इसको आप यहाँ पे सपोर्ट भी कह सकते हो। तो जो भी मार्केट में स्विंग के लेवल्स है ना, वो सारे लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं। अब जब भी आप चार्ट खोल के देखोगे तो आपके सामने एक जो सबसे बड़ा संशय आएगा कि सर जब भी मैं चार्ट खोलता हूं तो मुझे हर लेवल्स पे ही स्विंग नजर आता है। देखो यहाँ भी मार्केट मूव किया है, यहाँ भी मूव किया है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत जरूरी ट्रिक बता रहा हूँ, वो ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि ये सारे स्विंग हाई स्विंग लो हैं, ये सभी स्विंग हाई स्विंग लो हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, लेकिन सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं
हो। तो कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले और सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल होता है, जो जहां से मार्केट में एक बहुत ही फास्ट मोमेंटम जनरेट हुआ, जहां से मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम एंड बिग मोमेंटम जनरेट हुआ है। देखो फास्ट और बिग में क्यों कह रहा हूं, आप समझ रहे हो ना। जितना ज्यादा पैसा लगेगा उतना बड़ी मोमेंटम आने के चांसेस हैं, और जितना ज्यादा पैसा लगेगा उतना स्टेक है ऑपरेटर का उस ट्रेड में, तो उसको डिफेंड करने के भी चांसेस ज्यादा है। तो जितना ज्यादा पैसा लगा उतना इंपॉर्टेंट लेवल वो बन जाए। तो जिस भी स्विंग से, मान लो मार्केट चढ़ रहा था अचानक से बहुत तेजी से गिर गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट इस जगह से जाता, मार्केट यहाँ से इतना फास्ट गिर गया, ठीक है, और फिर मार्केट उठा, इतना ही गिरा, और फिर मार्केट इस तरीके से ऐसे मूव करने लगा। तो आप मुझे बताओ कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल होगा। ये जो ए है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, कि ये जो बी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो आप यहां से देख रहे हो, तो यहां से मार्केट के गिरने की शुरुआत हुई और मार्केट काफी ज्यादा यहां से नीचे की तरफ गिरा है। इस जगह पे तो मार्केट ऑलरेडी गिरने के मूड पे था और गिरा भी कम है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो जब भी आप लेवल्स को देखोगे, आप ये देखो कि बड़ी मोमेंटम कहां से आई है। जितनी बड़ी मोमेंटम जहां से जनरेट हुई है वो उतना इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए। अब इस चीज में बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमें टाइम फ्रेम कौन सा फॉलो करना है चार्ट देखने के लिए, जिस टाइम फ्रेम में मैं ये लेवल्स को देखूंगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करना है। आप चाहो तो 5 मिनट का भी कर सकते हो, मैं 15 मिनट प्रीफर करता हूं। अगर आप आज ही खरीद के आज ही बेचते हो उसके लिए आपको लेवल्स ड्रॉ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको प्रीवियस 3-4-5 दिन के लेवल्स ध्यान देने हैं। अगर 4-5 दिन के लेवल्स आप ड्रॉ कर लेते हो तो इतना भी आपके लिए काफी रहेगा। पिछले 4-5 दिन का चार्ट देखा, उसको ड्रॉ कर लिया, इतना आपके लिए काफी है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ऑल टाइम हाई लेवल्स पे होते हैं या फिर बहुत नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, जहां पे आपको पिछले 4-5 दिन कुछ नहीं दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट इस तरीके से बढ़ रहा था, अब मार्केट यहां पर आके खड़ा है और ये टाइम था जनवरी 2024 का और अभी चल रहा है नवंबर 2024। तो 4-5 दिन में आपको कोई चार्ट ही नहीं मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे पीछे चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। जब आपको यहाँ पे कुछ चार्ट्स दिखने लगे ना, वहीं का लेवल ड्रॉ कर लीजिए। भले ही वो 6 महीने पहले के हो या 10 महीने पहले के हो या 1 साल 2 साल पहले के हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको जो भी रिसेंट के चार्ट्स नजर आए वो जितने भी पीछे के हो चलेगा। 4-5 दिन के चार्ट्स मिल रहे हैं तो उतना से आपका काम यहाँ पे बन जाएगा इंट्राडे ट्रेड। अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए 4 आवर का टाइम फ्रेम या मैं कहूँ तो डेली टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में अपने लेवल्स को ड्रॉ करना है। अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं तो 5 मिनट के चार्ट में या 1 मिनट के चार्ट में केवल आज के ही लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए या ज्यादा से ज्यादा कल के लेवल्स, उससे ज्यादा नहीं। इतना में आपका काम चल जाएगा अगर आप केवल स्कैल्पिंग करते हैं तो आप अगर फास्ट बिग मोमेंटम इस गिवन टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहली और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लर्निंग है। दूसरी कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता हूँ। जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ट्रेंड के अराउंड काम करता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको नॉलेज है कि ट्रेंड क्या होता है। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है तो इसको हम यहाँ पे अप ट्रेंड कहते हैं, और अगर मार्केट इस तरीके से नीचे गिर रहा है तो इसको हम डाउन ट्रेंड। साइडवेज मार्केट की चर्चा मैं यहाँ पे नहीं कर। तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो मेजरली मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो बायर्स मार्केट में डोमिनेट कर। और बायर्स का लेवल कौन सा होता है? बायर्स का लेवल होता है सपोर्ट, बायर्स का लेवल होता है स्विंग लो। ये बायर्स के लेवल्स है ना सारे, यहीं से तो मार्केट वापस से ऊपर उठा है, इन जगहों से मार्केट वापस से ऊपर उठा है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है ना, तो जितने सपोर्ट होते हैं वो सारे आपके लिए स्ट्रांग होते हैं, सारे सपोर्ट आपके लिए स्ट्रांग होते हैं। मार्केट अगर किसी सपोर्ट पे दोबारा आता है तो बहुत बड़ा चांस है कि मार्केट वहां से ऊपर उठ जाए, भले ही वो छोटा स्विंग बनाओ फिर भी। बट जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये जो रेजिस्टेंस के लेवल है ना, ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो। तो अप ट्रेंड में आपको ज्यादा फोकस करना है कि आप सपोर्ट्स को फाइंड आउट करें। अच्छा, आप लोग सोच रहे होगे कि ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड करने पे एक अलग वीडियो में बना दूंगा अगर इसमें आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहता है। अभी आप लेवल्स ड्रॉ करना सीखिए, फिर आप उनको ट्रेड करना भी सीख जाएंगे और आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अप ट्रेंड में सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहता है, सिमिलरली डाउन ट्रेंड में सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती, सपोर्ट फटाफट टूटते रहते हैं, बट जो रेजिस्टेंस के लेवल्स रहते हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस के लेवल्स, जहां से मार्केट में सेलिंग आई हो, वो लेवल्स अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाए। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है अलॉन्ग विद द प्रीवियस नॉलेज जो हमने डिस्कस किया, तो आप प्रॉपरली स्विंग को जो है वो आइडेंटिफाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा और ये डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में जितने भी आपको रेजिस्टेंस के लेवल्स मिल
लेवल है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। देखो सपोर्ट पे मार्केट एक बार आया, ब्रेक करके नीचे गिर गया, यहाँ भी सपोर्ट पे आया, बिना कोई रिएक्शन दिए ब्रेक करके गिर गया, यहाँ भी सपोर्ट पे आया, मार्केट फट से ब्रेक करके नीचे की तरफ गिर गया। बट जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल्स पे जा रहा है, इस लेवल को देख रहे हो आप, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। तो जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स पे मिलेगा वहां पे आपको मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा, और सपोर्ट लेवल्स पे आपको ज्यादा होल्ड करता हुआ मार्केट दिखेगा ही नहीं, मार्केट आपको यहाँ से फॉल करता हुआ ही दिखेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। सिमिलरली जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, आप देख रहे हो मार्केट किसी रेजिस्टेंस पे रुक ही नहीं रहा, किसी रेजिस्टेंस पे नहीं रुक रहा, सारा रेजिस्टेंस ब्रेक करके निकलते जा रहा है, और जब भी सपोर्ट पे आ रहा है उस सपोर्ट को मार्केट होल्ड कर रहा है, सारे प्रीवियस सपोर्ट को होल्ड करता हुआ मार्केट चल रहा है। तो अप ट्रेंड में जो है हमारे लिए सपोर्ट जरूरी होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्केट की आप चर्चा करो, ये एक साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज मार्केट में रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग होता है, सपोर्ट भी स्ट्रांग होता है, मार्केट हर लेवल पे रिएक्शन देता है, कहीं से भी मार्केट पूरा घूम सकता है, कहीं से भी मार्केट चाहे तो नीचे की तरफ गिर सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल अगर मार्केट एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे हम दोनों लेवल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये यहाँ पे हमने पहले टाइप ऑफ लेवल्स का डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे टाइप ऑफ लेवल्स जो भी आपके काम आ सकते हैं, और प्लस एक एक्स्ट्रा लेवल्स भी हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जिसको भी जानना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास होते हैं गैप के लेवल, और थर्ड जो है वो कंसोलिडेशन के लेवल्स। तो चार्ट में चलता हूं और मैं आपको ये तीनों समझाता हूँ। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट चलते चलते गैप्स छोड़ देता, और ये गैप्स मैं बात कर रहा हूँ 2 दिनों के बीच के गैप के, ठीक है। इंट्राडे में जो कभी हल्के फुल्के गैप छूट जाते हैं उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मान लो आज मार्केट बंद, जैसे आप देखो यहाँ पे मार्केट खुला था इस जगह के आसपास, नहीं, मार्केट खुला था यहाँ के आसपास, और फिर मार्केट ने ऐसा कुछ कामकाज किया और मार्केट यहाँ पे बंद हो, तो ये क्या है, ये हमारे पास क्लोजिंग। और अगले दिन जब मार्केट खुलता है तो अगले दिन जो मार्केट की ओपनिंग आपको मिलती है वो यहाँ पे मिलती है। और आप देख रहे हो इस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आपको कोई चार्ट नजर नहीं आएगा, ये ओपनिंग और क्लोजिंग का लेवल आपको 100% खाली नजर आ। तो ये जो खाली एरिया है ना, इसको हम गैप कहते हैं। यहाँ पे गैप का क्रिएशन जो है वो हो चुका है, और ये जो गैप है, ये गैप आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। तो ये पूरा गैप नहीं, इस गैप के जो क्लोजिंग और ओपनिंग लेवल्स है ना, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। जैसे देखो ये था आपके पास ओपनिंग लेवल, और मार्केट इसी लेवल को इतने दिन से बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पा रहा, और आगे जाके मैं यहाँ पर इस लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ। आप इस लेवल को ड्रॉ कर लीजिए, ये जो भी क्लोजिंग लेवल है ना, उस कैंडल को पकड़ के ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और ये आपके पास रेजिस्टेंस होगा। अगर आप आगे जाके देखोगे ना, तो इस लेवल पे खैर मार्केट यहाँ अप ट्रेंड पे चला गया था, बट यहाँ पर आपको रिएक्शन नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर जाके ऊपर आपको ब्रेकआउट देते हुए मिला। मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया है। अगर मार्केट में थोड़ी वीकनेस होती ना, तो ये यहाँ से गिरता हुआ भी आपको नीचे की तरफ नजर आता, बट मार्केट में स्ट्रेंथ थी, इसलिए मार्केट कंसोलिडेशन करके इसको ब्रेकआउट कर दिया। बट ये लेवल्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलरली आप देखो यहाँ पर भी एक गैप आपको पेंडिंग मिलेगा, ये आपका क्लोजिंग लेवल है, और ये अगले दिन का ओपनिंग लेवल है। तो देखो ओपनिंग लेवल पे भी मार्केट आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ से भी मार्केट आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लेवल्स काफी ज्यादा जरूरी होते हैं जो भी हमारे पास गैप्स के लेवल होते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस जगह पे मार्केट का क्लोजिंग ये था, ओपनिंग ये था, तो जैसे ही मार्केट क्लोजिंग के ऊपर गया, फास्ट मोमेंटम स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे मार्केट आपको इस लेवल को रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लोजिंग के लेवल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गैप खासकर जब गैप फिल होने वाला होता है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, अगले दिन यहाँ खुल गया, तो जैसे ही मार्केट गिर के नीचे आएगा ना, ये लेवल गैप फिलिंग का लेवल है, मतलब गैप अब भर गया, तो यहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर ब्रेक डाउन कर गया तो बहुत बड़ी गिरावट के भी चांसेस बढ़ जाए। तो गैप फिलिंग के लेवल्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो थर्ड टाइप का लेवल था वो था हमारे पास कंसोलिडेशन के लेवल्स। कभी भी मार्केट बहुत छोटे एरिया में कंसोलिडेट करे ना, तो वो लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चल के दिखाता हूँ, ये सारे बड़े कंसोलिडेशन से काफ़ी छोटे कंसोलिडेट, जैसे ये देखो यहाँ पे मार्केट हल्का फुल्का कंसोलिडेट कर रहा था, तो बाद में जाके ना ये लेवल भी आपके रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। बहुत नैरो कंसोलिडेशन हो, जैसे यहाँ पे आप देखिए आपको मार्केट हल्का फुल्का कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये लेवल भी आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अच्छा ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी कंसोलिडेशन होता है ना, तो कंसोलिडेशन में स्मार्ट मनी अपना पैसा लगा रहे होते हैं, तो जहाँ पे पैसा लगता है वो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है।
तो वो लेवल ऑटोमेटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे ये एरिया देखो, यहाँ पर भी मार्केट आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, तो ये जो हल्का फुल्का कंसोलिडेशन है ना, ये आगे चल के रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और यहाँ से आपको मार्केट नीचे गिरता हुआ नजर आए। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक बहुत अच्छा लेवल्स जो है वो ड्रॉ करते हो। लास्ट में मैं कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ, ये जो लेवल्स हैं इनको ड्रॉ कैसे करना है, काफी सिंपल है। आपको रेक्टेंगल टूल यूज करना है, मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन इन लेवल्स को जो मैंने आपको टेक्निक बताया उसके साथ साथ अगर आपको फिबोनाची टूल के बारे में पता है तो भी काफी बढ़िया रहता है, क्योंकि फिबोनाची टूल इन लेवल्स को कंफर्म करने में काफी ज्यादा मदद करता है। और मैं बिना फिबोनाची टूल के बिना कोई भी लेवल्स ड्रॉ नहीं करता, मैं लेवल्स पहले ड्रॉ करता हूँ और फिब टूल से उसको मैं कंफर्म करता हूँ, फिर जाके वो लेवल पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो फिबोनाची के ऊपर चैनल पर ऑलरेडी वीडियोज है, अगर आपको कोई लेटेस्ट अपडेटेड स्ट्रैटेजी वाली वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट कर दिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर भी फ्री वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो फिबोनाची टूल समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके सिवा आपको यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर्स के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। जो साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं वो भी कई बार इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम कर जाते हैं, जैसे कि राउंड नंबर्स, जैसे 100, 50, 400, 500, जो भी राउंड नंबर्स होते हैं ना, 50, 100, 10, डिपेंड करता है। जैसे निफ्टी की बात करोगे तो 250, मतलब जैसे निफ्टी की बात करता हूँ तो मैं बताता हूँ आपको, 1000 के लेवल जैसे 22,000, 23,000, 500 के लेवल 23,500, ऐसे 500 लिख देता हूँ मैं, 23,500, 24,500। इसके साथ साथ 200 के लेवल्स 22,200 या फिर 800 के लेवल 22,800। तो 200 के लेवल, 800, 500 और 1000 के लेवल इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है 1000 और 500 का। कोई सस्ता स्टॉक है उसमें 10 का लेवल, 15 का लेवल, कोई महंगा स्टॉक है तो 100 का लेवल, 150 का लेवल, 200 का लेवल। तो उस हिसाब से लेवल्स काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं साइकोलॉजिकल वाले। इनको ड्रॉ कैसे करने, सेटिंग्स में आप जाओगे तो आपको जो टूल्स में आप जाओगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कॉलम पे आपको एक रेक्टेंगल टूल जो है वो नजर आएगा, जिसको आप पहली बार ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो लेवल है वो पूरे स्क्रीन पे फैल जाए, तो आप क्या करोगे, पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैं बॉर्डर को हटा देता हूँ, बॉर्डर मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, डिस्टर्ब करता, और मैं एक्सटेंड राइट और एक्सटेंड लेफ्ट बटन को क्लिक कर देता हूँ। बैकग्राउंड में जाके आप कलर अपने हिसाब से चेंज कर लिए, तो जैसे ही आप लेवल ड्रॉ करोगे ना वो पूरे स्क्रीन पे अपने आप ही आपको आता हुआ दिखेगा। आप यहाँ से क्लिक करो, ऐसे ड्रॉ करो, देखो पूरे स्क्रीन पे, पूरे चार्ट पे आपको लेवल नजर आ रहे हैं। आप एक साल पहले चले जाओ, एक साल बाद में चलो, आराम से आपके लेवल्स ड्रॉ हो जाते हैं। कोशिश ये क्या करें कि कलर कोडिंग करें आप प्रॉपर, रेजिस्टेंस को रेड ग्रीन ड्रॉ करें, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पोलैरिटी जो है वो बदलते रहती है। तो ये थी हमारी मास्टर क्लास अबाउट ड्रॉइंग लेवल्स। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। एक वीडियो में बना दूंगा अगर 1 घंटे की, तो कोई क्लिक ही नहीं करेगा, कोई इतनी लंबी वीडियो देखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों को शॉर्टकट पसंद है। इसीलिए अगर कुछ लोग हैं जो सीरियस हैं, देखना चाहते हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट पार्ट में मैं चीजें डिस्कस कर लूंगा, अगर आप चाहते हो तो। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेहनत करते रहेगा, ट्रेडिंग थोड़ी मुश्किल है, कुछ भी आसान नहीं होता है। क्या चीज आसान होता है आप मुझे बता दीजिए, हम सब वो करने लगेंगे। मैं भी एक वीडियो बना दूंगा कि ये बहुत आसान चीज मिली है, लेट्स ट्राई दिस। लेकिन ऐसा कुछ आसान होता नहीं है। मेहनत करते रहिए, टाइम देते रहिए, पैसे बचा के रखिए, इमोशनल बेवकूफ़ों वाली गलतियां मत करिए, तो चीजें सब बढ़िया हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय